चलिए, तो आज हमको शक्ति जिला को पढ़ना है। जांजगीर चांपा हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, लेकिन जांजगीर चांपा में 2-4 पॉइंट जो छूट गया था उसको यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग शक्ति जिला को शुरू करेंगे। देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर जो मैंने नुओका सीमेंट बताया था, नुओका सीमेंट कारखाना जो मैंने समझाया था, वो कौन सी जगह पर है उसको भी याद रखना होगा। ये अरसमेटा नाम का एक गांव है, वहां पर स्थापित किया गया है ना, अरसमेटा। ऐसे इस गांव में है जहां पर नुओका सीमेंट जो फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री, वो स्थापित किया गया है। इसके अलावा याद रखेंगे यहाँ पर मतलब जो चांपा है, चांपा में 2 पेपर मिल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, 2 ठो पेपर मिल हमको देखने को मिलता है। एक मध्य भारत पेपर सॉरी एक मध्य भारत पेपर मिल है और दूसरा ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल है ना। तो एक क्या है, मध्य भारत पेपर मिल है, और दूसरा पेपर मिल क्या है, ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल। ऐसे ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल, ठीक है, 2 पेपर मिल है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखेंगे, यहाँ पर कोसा बुनाई के लिए बहुत फेमस है ये। ठीक है, जांजगीर चांपा क्या है, कोसा बुनाई के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। खनिज कौन कौन सा पाया जाता है जांजगीर चांपा में पूछा जाएगा तो डोलोमाइट और चूना पत्थर बोलेंगे। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या छूटा था, एक नेशनल हाईवे हम लोगों ने बनाना भूल गया था। ये कोरबा कटघोरा से होते हुए, इस प्रकार से कटघोरा और कोरबा से होते हुए एक नेशनल हाईवे यहाँ जांजगीर चांपा तक के, ये नेशनल हाईवे आ करके 49 में आके जुड़ जाता है। ठीक है, इस नेशनल हाईवे का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये था 149B, NH 149B। ठीक है, ये नेशनल हाईवे था 149B। ठीक है, चलो, तो अब ये जांजगीर चांपा यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब देखो शक्ति जिला को, तो शक्ति जिला में यहाँ पर तहसील बना लेते हैं पहले, है ना। तहसील में हमको इस वाले क्षेत्र में, मतलब यहाँ पर हमको बाराद्वार नाम का एक तहसील देखने को मिलता है, बाराद्वार। है ना, ये बाराद्वार नाम का तहसील है। आगे बढ़ेंगे तो हमको शक्ति तहसील देखने को मिलता है, जिस नाम पर इस जिले को रखा गया है, तो उसी नाम का यहाँ पर ये तहसील है ना, शक्ति जिला है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक जैजैपुर नाम का तहसील देखने को मिलेगा। जैजैपुर, ठीक है, जैजैपुर नाम का एक तहसील है। इधर देखेंगे तो मालखरौद नाम का तहसील देखने को मिलता है, कुछ ये वाले हिस्से में। मालखरौद, ठीक, इस प्रकार से मालखरौद नाम का तहसील है। यहाँ पर एक अड़भार नाम का तहसील है, अड़भार। ठीक है, इस प्रकार से अड़भार नाम का तहसील है। इधर देखेंगे तो डभरा नाम की तहसील है, ऐसे। ठीक है, ये डभरा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी तहसील हैं वो हम लोगों ने समझ लिया। नदी देखो, ये नदी कौन कौन सी नदी है, तो एक हमको यहाँ पर बोराई नदी देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ये नदी है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस नदी को देख लेना है। इस तरीके से बोराई नाम का ये नदी है। इसके अलावा यहाँ पर हमको इस प्रकार से एक नदी देखने को मिलता है, मांड नदी। नीचे से एक लात नदी आता है, मतलब नदी आती है। तो ये मांड नदी और लात नदी दोनों को जो संगम स्थल है वो चंद्रपुर नाम का एक जगह है। ठीक है, तो ये लात नदी है ना। यहाँ पर ये मांड नदी है, मैन पार्ट से निकल करके आती है ना, मांड नदी, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये बोराई नाम का एक नदी है।
बोराई नदी। चलिए, ये हुआ नदी, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज तो याद रखेंगे, यहाँ पर एक पहाड़ी याद रखेंगे, है ना, जो कि मतलब जो पहाड़ी इस प्रकार से यहाँ से होते हुए रायगढ़ की, इस प्रकार से रायगढ़ की ओर चला गया है। इसको चंवरा ढाल की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर ये पहाड़ी है, चंवरा ढाल की पहाड़ी के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कुछ हिस्सा इसका जांजगीर चांपा तक भी फैला हुआ है ना। चंवरा ढाल की जो पहाड़ी है ना, वो जांजगीर चांपा तक फैला हुआ है। ये ऐसे तो ये रायगढ़ में है मुख्य रूप से, ध्यान रखेंगे ना, चंवरा ढाल की पहाड़ी, लेकिन कुछ हिस्सा इसका जांजगीर चांपा में आता है ना, चंवरा ढाल की पहाड़ी, इस प्रकार से चंवरा ढाल की पहाड़ी है। अब देखो इस वाले क्षेत्र में कुछ जगह है ना, जिसको हमको जानना है, मतलब कुछ धार्मिक स्थल है। जैसे यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम है गुंजी, है ना। गुंजी आप सभी सुने होंगे, गुंजी का जो शिलालेख है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सातवाहन कालीन जो हमको साक्ष्य देखने को मिलता है, गुंजी का शिलालेख देखने को मिलता है, वो यहाँ पर है ना। कुमार वरदत्त श्री का जो हमको साक्ष्य मिला है, गुंजी का जो शिलालेख है वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक, इस प्रकार से गुंजी, तो गुंजी से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है समझो, है ना। एक तो गुंजी से, गुंजी का शिलालेख हमको देखने को मिलता है। पहले इसका नाम याद रखो, इसको दमऊ धारा के नाम से भी जानते हैं, है ना। ऐसे दमऊ धारा, दमऊ धारा या फिर दमऊ धारा इसको बोलते हैं। ऐसे दमऊ धारा के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर चलो सातवाहन कालीन जो सिक्के प्राप्त हुआ है उसको लिख लीजिए। मतलब सातवाहन कालीन हमको जो सिक्का प्राप्त हुआ है उसमें कुमार वरदत्त श्री ने सॉरी, गुंजी का शिलालेख प्राप्त हुआ है, सातवाहन कालीन सिक्का नहीं, शिलालेख प्राप्त हुआ है। गुंजी से सातवाहन कालीन सिक्का मतलब शिलालेख प्राप्त हुआ है, शिलालेख। ऐसे इस शिलालेख में कुमार वरदत्त श्री के बारे में वर्णन किया गया है ना। 1000 गांव मतलब गाय का जो दान है इन्होंने किया था। 2 बार इन्होंने 1-1 हजार जो गाय है उनका दान किया था ब्राह्मणों को, अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए। ऐसा हम लोगों ने सातवाहन कालीन जो इतिहास है उसमें पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसको ऋषभ तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, गुंजी क्या बोलते हैं, ऋषभ तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रकार से ऋषभ तीर्थ के नाम से क्या करते हैं, इसको जाना जाता है। ये वही ऋषभ तीर्थ इसको कहा जाता है जो कि महाभारत में उल्लेखित है। और दूसरा चीज जो ऋषभ तीर्थ मतलब ऋषभ देव जो जैन तीर्थंकर हैं, ऋषभ देव, उनसे भी इसको जोड़ा जाता है। मतलब इसको आप ये कह सकते हो कि ये एक तो महाभारत कालीन भी है ना। महाभारत काल में इस ऋषभ तीर्थ का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जैन धर्म में भी इसका हमको उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब कि महाभारत कालीन जो ऋषभ तीर्थ है वो गुंजी है, मतलब गुंजी है ये बोला जाता है। उसके अलावा जो जैन तीर्थंकर है ऋषभ देव, है ना, मतलब पहले जो तीर्थंकर थे जैन तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे, उनका भी यहाँ से प्रमाण मिलता है। इस प्रकार से कहा जाता है। मतलब गुंजी 2 चीजों के लिए फेमस है। एक जो मतलब कि जो ऋषभ तीर्थ हम बोल रहे हैं वो 2 चीजों के लिए फेमस है, एक तो महाभारत कालीन और दूसरा जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, चलो इस प्रकार से यहाँ पर चीजें हम लोगों ने देखा, दमोह धारा वगैरह हम लोगों ने पढ़ा, सातवाहन कालीन जो शिलालेख है वो हम लोगों ने देखा। जो एक राजा थे कुमार वरदत्त श्री, उन्होंने 1-1 हजार जो गाय है उसका दान किया था 2 बार, ये भी हम लोगों ने समझा। इसी वाले क्षेत्र में एक जगह है, मतलब एक वाटरफॉल है, याद रखेंगे ऐसे, ये वाले क्षेत्र में वाटरफॉल है ना। वाटरफॉल भी है और इसके अलावा यहाँ पर एक पर्यटन स्थल कह सकते हैं, रैनखोल नाम का एक पर्यटन स्थल है। ऐसे रैनखोल पर्यटन, है ना, रैनखोल पर्यटन स्थल है। इसके अलावा यहीं पर एक नागरदा नाम का एक वाटरफॉल है। ठीक है, नागरदा वाटरफॉल यहाँ पर इस प्रकार से।
नागरदा नाम का क्या है, ये वाटरफॉल है। ठीक है, गुंजी में, तो गुंजी मतलब गुंजी के आसपास में ही इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में, गुंजिस थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो। चलिए इसके बाद देखो, इस वाले क्षेत्र में ठठारी नाम का एक जगह है, ठठारी, ऐसे ठठारी। अब ठठारी में हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ से मौर्यकालीन हमको साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठठारी से क्या, मौर्यकालीन साक्ष्य। जो मौर्यकालीन साक्ष्य है वो कहाँ से, अकलतरा और ठठारी से हमको देखने को मिलता है। तो अकलतरा जांजगीर चांपा में है और ठठारी यहाँ पर शक्ति में है। ठीक है, तो इस प्रकार ठठारी से हमको मौर्यकालीन साक्ष्य देखने को मिल गया। और इसके बाद यहाँ पर डभरा के आसपास में एक किरारी नाम का जगह है, किरारी। तो यहाँ से सातवाहन कालीन हमको एक काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ था। सातवाहन काल का एक काष्ठ स्तंभ, लकड़ी का एक स्तंभ है जो कि हमको यहाँ से प्राप्त हुआ था। तो गुंजी का शिलालेख और किरारी का काष्ठ स्तंभ है, दो चीज हम लोग देखते हैं सातवाहन काल में, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, सातवाहन कालीन लकड़ी का स्तंभ यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। इसके बाद ये डभरा के आसपास में ही एक और जगह है जिसको बोलते हैं बालपुर, है ना, इधर कहीं पर बालपुर इस प्रकार से। तो ये जो बालपुर है, बालपुर से देखो क्या मतलब क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है। बालपुर से सातवाहन कालीन मतलब सातवाहन कालीन जो राजा अपिलक था उसका मुद्रा प्राप्त हुआ है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं। बालपुर से सिक्का प्राप्त हुआ है, किसका, सातवाहन कालीन एक शासक थे राजा अपिलक, उसका सिक्का। है ना, सातवाहन कालीन जो राजा अपिलक है उसका सिक्का प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बालपुर को और एक चीज के लिए याद रखेंगे, इसको साहित्यकारों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे साहित्यकार हमको देखने को मिलता है बालपुर वाले क्षेत्र से, जैसे कि लोचन प्रसाद पांडे और बंशीधर पांडे, मुकुटधर पांडे, ये बहुत सारे जो साहित्यकार हैं इनका जन्म स्थली ये बालपुर था। इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, साहित्यकारों का तीर्थ स्थल कह दिया जाता है। है ना, इस प्रकार से साहित्यकारों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। ठीक है, बालपुर को, क्योंकि यहाँ पर लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे, मुकुटधर पांडे, बहुत सारे जो साहित्यकार है उनका जन्म स्थल है बालपुर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक मंदिर हमको देखने को मिलता है, चंद्रपुर। आप सभी जानते हैं जो मांड नदी है और लात नदी है, इसका संगम स्थल पर इस प्रकार से हमको एक मंदिर देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, चंद्रपुर है ना। यहाँ पर नाथलदाई माता का मंदिर है, नाथलदाई मंदिर। और दूसरा चीज याद रखेंगे, जो कोसा है वो सिल्क, मतलब कोसा, सॉरी, जो चंद्रपुर है वो कोसा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पहली चीज तो याद रखेंगे, यहाँ पर कौन सा मंदिर है, नाथलदाई मंदिर है ना, नाथलदाई माता का मंदिर है। कहाँ पे, चंद्रपुर में। ठीक है, दूसरा चीज क्या याद रखेंगे, ये कोसा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है ये चंद्रपुर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, अब छोटा मोटा जो भी पॉइंट बचा हुआ है, शक्ति एक रियासत था, है ना। रियासत जब हम लोग पढ़ेंगे 14 रियासत, तो उसमें एक शक्ति भी एक प्रकार का रियासत था। कहीं पर नोट करने का जगह होगा तो नोट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दो हमको बैराज देखने को मिलता है ना, तीन बैराज हमको देखने को मिलता है।
जैसे कि एक हमको ये वाले हिस्से में जो बैराज देखने को मिलता है उसको मिरौनी बैराज बोलते हैं। मिरौनी, इसको मैं येलो कलर में लिख देता हूँ, ठीक है, चलो ब्लैक में ही रहने दो। मिरौनी बैराज, ठीक। एक और बैराज यहाँ पर है जिसको बोलते हैं साराढ़ी बैराज, है ना, साराढ़ी बैराज लिख सकते हैं यहाँ पर। और एक और यहाँ पर है जिसको बोलते हैं कलमा बैराज, ऐसे कलमा बैराज। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पर बैराज हमको देखने को मिलता है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारा जो शक्ति जिला था वो भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग रायगढ़ जिला या फिर और कोई दूसरा जो भी जिला होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।